गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइफस्टाइल एकेडमी। आज हम सीयूईटी 2025 के टॉपिक एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के डोमेन का पार्ट है। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? Employment refers to a state where individuals are engaged in productive work and receive compensation in return. अब इसे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं कि इसके अंदर जो है कीवर्ड्स क्या क्या है हमारे पास। तो इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव वर्क। एम्प्लॉयमेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि आप कोई ना कोई एक प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो और उस काम के बदले में आपको कॉम्पनसेशन भी मिल रहा हो। कॉम्पनसेशन से यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है? कॉम्पनसेशन से यहाँ पे मतलब है आपको सैलरी मिल रही हो या फिर आपको कोई अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? तो हम उसे एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ठीक है। इफ यू आर डूइंग प्रोडक्टिव वर्क विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन कॉम्पनसेशन देन इट्स जस्ट चैरिटी। अगर आप काम कर रहे हो और बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं या फिर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चैरिटी वर्क, जो बहुत सारे लोग करते हैं। दुनिया की भलाई के लिए बहुत सारे लोग चैरिटी वर्क करते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। हायर एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड इनकम। अब आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जब जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्या होगा? तो डेफिनेटली मोर वर्क। मोर एम्प्लॉयमेंट मींस मोर वर्क। ज्यादा लोगों को काम मिलेगा तो ज्यादा काम होगा, और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा तो उन्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, मोर इनकम। और जैसे ही लोगों के पास ज्यादा इनकम आएगी, लोग क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे, मोर डिमांड। तो जैसे जैसे ज्यादा डिमांड होगा वैसे वैसे हमें सब्सिक्वेंटली प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो क्या होगा? उससे जीडीपी का ग्रोथ होता है। ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जरूरी क्यों है? एम्प्लॉयमेंट जरूरी इसलिए है कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा प्रोडक्शन, उतना ज्यादा इनकम, और उतना ही ज्यादा मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स अफोर्ड बेसिक नेसेसिटी। अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए हम कह सकते हैं कि जब आपको काम मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, आप ज्यादा चीजें डिमांड करोगे, तो उससे क्या होगा? आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। पहले जो चीजें आप अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो सारी चीजें आप अफोर्ड कर पाओगे। पहले जो बेसिक सर्विसेज शायद आप नहीं ले पाते थे, अब आप वो ले पाओगे। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल दें तो आप मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता था ड्यू टू लैक ऑफ इनकम। अब वो उन्हें स्कूल भेज सकता है, अब वो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है इंप्रूव होता है। थर्ड पॉइंट वी हैव पॉवर्टी रिडक्शन। मोर जॉब्स मीन फ्यूअर पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, वैसे ही जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो लोग गरीबी स्तर के नीचे हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट वी हैव सोशल स्टेबिलिटी, रिड्यूसेस क्राइम एंड इम्प्रूव सोसाइटल हार्मनी। अब देखिए क्या होता है, जब लोगों को काम मिल जाता है, लोग काम में बिजी हो जाते हैं, लोग पैसे कमा रहे होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है, उनको बेटर एजुकेशन मिलने लगता है। तो इस सबसे क्या होता है? इस सबसे कहीं ना कहीं जो क्राइम है, क्राइम कम हो जाता है, क्योंकि क्राइम करने के लिए लोग कम बचते हैं। ठीक है। और इससे ओवरऑल सोसाइटल हार्मनी भी इंक्रीज होता है, क्योंकि सारे लोग जब एक दूसरे की बात ज्यादा अच्छे से समझेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से मिलजुल के एक साथ रह सकते हैं। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है मल्टीपल लेवल्स पे इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, इंडिविजुअल्स का भी ग्रोथ हो रहा है, सोसाइटी का भी ग्रोथ हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अप वी हैव टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट कैसे होते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, आप कैसा काम कर रहे हो, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपके ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट को हम दो चीजों पे क्लासिफाई कर रहे हैं। पहली चीज नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम आप कर रहे हो, और दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपका ऑब्लिगेशन किस टाइप का है। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स वर्क फॉर देमसेल्व्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अ टेलर ओनिंग अ बुटीक, अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। आप मानो कि कोई टेलर है, ठीक है, उसकी खुद की दुकान है। तो खुद की दुकान है तो वो किसके लिए काम कर रहा है? अपने लिए काम कर रहा है। क्या उसका कोई बॉस होगा? नहीं।
वो क्या है, वो खुद का ही बॉस है, किसी की दुकान है, वो खुद की दुकान चला रहा है, तो वो खुद का ही बॉस है। तो ऐसे सारे लोगों को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कहते हैं, जिन्होंने अपना जो रोजगार है, अपना जो एम्प्लॉयमेंट है, वो खुद से बनाया है, खुद से ढूंढा है। ठीक है। तो कोई फ्रीलांसर है, कोई ऐसा पर्सन है जिसे ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छे से आती है, और वो किसी किसी के लिए कभी कभी ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, तो ऐसे लोगों को भी हम क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। वो अपने स्किल के बेसिस पे खुद से अपने लिए काम ढूंढ रहा है। सेकंड वी हैव वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल्स वर्क फॉर समवन एल्स एंड गेट अ सैलरी और वेज। अब आप दोनों में ध्यान से डिफरेंस समझो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अपने लिए काम कर रहे थे, वेज एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, और किसी और के लिए काम कर रहे हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा, सैलरी या फिर वेज आपको मिलेगा। तो आपको नेचर ऑफ वर्क और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में दोनों में डिफरेंस दिख गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप अपने लिए काम कर रहे हो। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और वेज एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन अ प्राइवेट स्कूल। अगर एक टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, दैट इज अ वेज एम्प्लॉयमेंट। वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अब आप यही सोचो कि एक टेलर है। ठीक है। एक टेलर है जिसके पास क्या है, जिसके पास एक बुटीक है। तो उस बुटीक के अंदर जो दूसरे टेलर्स काम कर रहे हैं, या जो उनके लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे कि वेज एम्प्लॉयड? डेफिनेटली द आंसर इज, वो लोग क्या, वो लोग वेज एम्प्लॉयड। ठीक है। जो मेन टेलर होंगे, जिनकी शॉप होगी, जो ओनर होंगे, वो उनको क्या देते होंगे, वो उनको सैलरी देते होंगे, इसी के लिए वो लोग जो है वहां पे काम करते हैं। डन। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट हम किसको कहते हैं, टेम्पररी जॉब्स विद इरेगुलर वेजेस। आपको जो है ये काम कभी कभी मिलेगा, और इसमें भी वेजेस जो है वो फिक्स नहीं होंगे, वो बहुत ही इरेगुलर होंगे, कि कभी कुछ पैसे मिल रहे हैं, कभी कुछ पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उन्हें जो है टेम्पररी जॉब्स होता है, जब तक एक बिल्डिंग बन रही है तब तक उन्हें काम मिला होता है, और जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें काम से हटा दिया जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो लोग एग्रीकल्चर में फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि जब तक वो खेती का सीजन होता है तब तक उन्हें काम मिलता है, और जैसे ही खेती का सीजन खत्म होता है उन्हें काम नहीं मिलता है। इसमें आप और भी लोगों को ले सकते हो। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे जो है पेंटर्स को ले सकते हो, जो घरों को, दुकानों को, ऐसी चीजों को पेंट करते हैं। तो उन्हें क्या मिलता है, उनके पास जब काम आया, ठीक है, जब दिवाली का सीजन है तो उन लोगों को ज्यादा काम मिल रहा होता है, और फिर बाकी टाइम उन्हें काम कम मिलता है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। एम्प्लॉयज आर हायर्ड फॉर अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयज को एक काम के लिए, एक फिक्स टर्म के लिए साइन किया जाता है, और उनकी जो है सैलरी वो भी फिक्स्ड होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, उनको फिक्स सैलरी मिलती है। आप सैलरी को नेगोशिएट नहीं कर सकते हो उस टाइम पीरियड में। जब आप अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तभी कर सकते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, आईटी सेक्टर के अंदर जो जॉब्स होते हैं, ठीक है, या फिर बेस्ट एग्जांपल जिससे हर कोई इसे बहुत अच्छे से समझता है, दैट इज स्पोर्ट्स कोचेस हायर्ड फॉर अ सीजन। जैसे स्पोर्ट्स कोचेस को हम लेते हैं, अभी रिसेंटली राहुल द्रविड़ कोच थे इंडियन क्रिकेट टीम के। उनके अंडर क्रिकेट टीम ने एक वर्ल्ड कप भी जीता है। तो राहुल द्रविड़ ने उस सीजन के लिए साइन किया था। अभी उनके बाद कौन आ गए, उनके बाद आ गए हैं गौतम गंभीर। ठीक है। गौतम गंभीर आ गए हैं। इसी तरीके से जो लोग फुटबॉल देखते हैं, जो लोग फुटबॉल देखते हैं वो एग्जाम्पल ले सकते हैं फुटबॉल का, पेप गार्डियोला, जो कि मैन सिटी के कोच हैं। तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनके सीजन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कि आप इस सीजन में हमारे साथ रहोगे और आपको इतने पैसे मिलेंगे। आप अगला सीजन अगर हमारे साथ करोगे तो आपको ज्यादा पैसे या कम पैसे, डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस एंड मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, वो डिसाइड किया जाता है। ऑलराइट। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, दैट इज गिग गिग इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे समझना बहुत अच्छा है, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को काम मिलता है, और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है। ठीक है। आपको एक काम मिला, बहुत शॉर्ट टर्म का, आपने वो काम खत्म किया, देन यू आर फ्री। अब आपकी मर्जी है, आप काम करो या फिर ना करो। यू आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन कि आपको काम करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उबर एंड ओला के जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, उबर एंड ओला के जो ड्राइवर्स होते हैं, तो जिस टाइम पे वो राइड को एक्सेप्ट करते हैं, जब वो राइड को एक्सेप्ट करते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि उन्हें उस राइड को कंप्लीट करना है, और उन्हें उतने पैसे मिलेंगे जितना ऐप पे शो किया जा रहा है। ठीक है। और जैसे ही वो एक राइड को कंप्लीट करते हैं,
और जो पैसेंजर है उनको ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इट्स देयर चॉइस कि वो नेक्स्ट राइड लेंगे या फिर नहीं लेंगे। इट्स देयर चॉइस कंप्लीटली। तो वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में नहीं है। ठीक है, इट्स टोटली ऑन देयर ओन विल। एंड सिमिलरली वी हैव स्विगी, जोमैटो, इनके जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, अपना फोन ऑन करते हैं, स्विगी जोमैटो जैसे एप्स पे खुद को एज राइडर रजिस्टर करके रखते हैं। वो जब ऐप को ऑन करेंगे तब उन्हें काम मिलेगा, एंड जिस टाइम उनका मन है घर जाने का वो ऐप को ऑफ करके कभी भी अपना घर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई भी एज सच बड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता, और जो काम होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म का होता है। ठीक है, ऑल राइट। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको समझ आ गया। 5 टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं: सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, गिग इकोनॉमी। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव अ क्विक क्वेश्चन, लेट्स चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गिग इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट? गिग इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट का इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, देखते हैं। अ टीचर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब आप सोचो, क्या जो एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं कि आज हम एक पीरियड पढ़ाएंगे, अगले पीरियड नहीं है या नहीं है कुछ नहीं पता? क्या ऐसा होता है? नहीं। देन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बी ऑप्शन को छोड़ते हैं, सी ऑप्शन पे आता है। अ डॉक्टर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। क्या एक डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है वो एक पेशेंट को देख के घर जा सकते हैं? नहीं, उन्हें बैठना पड़ेगा। वो पूरे दिन के लिए कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं कि नहीं, आपको बैठना है, आपको वहां रुकना है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है, फिक्स सैलरी है, बेनिफिट्स हैं, तो ये भी क्या है, ये भी आपका उसका पार्ट नहीं बनेगा। लास्ट अप वी हैव अ गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय दैट मीन्स बहुत लंबे समय का काम, फिक्स्ड जो है आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, फिक्स सैलरी होगी। अब यहाँ पे आते हैं बी। सो द आंसर इन दिस केस इज बी, अ स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। अब आप समझो, दो दो चीजें यहाँ पे आती हैं जिसके लिए हम इसको टिक करेंगे। पहली चीज कि बहुत ही शॉर्ट टर्म जो है इनका काम होता है, बहुत शॉर्ट टर्म काम होता है। एक डिलीवरी की, नाउ इट्स देयर चॉइस नेक्स्ट डिलीवरी करनी है या फिर नहीं करनी। एंड सेकंड थिंग दे डोंट गेट एनी बेनिफिट्स, नो बेनिफिट्स। आप कह सकते हो नो बेनिफिट्स, कोई बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, ना उनका कोई एसेट इंश्योरेंस है, ना उन्हें कोई पेंशन मिलेगा, ना जो है उन्हें जो है किसी भी तरीके का लीव होता है। इट्स ऑन देयर विल, उन्हें जब छुट्टी लेनी है ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म का काम है, नो बेनिफिट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, गिग इकोनॉमी में ले आते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट अप व्हाट डू वी हैव? नेक्स्ट अप, एम्प्लॉयमेंट बाय इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब जरा देखते हैं इकोनॉमी में जो हमारे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्विनरी। ठीक है, आई नो ये दो जो है लास्ट के, ये मैंने अभी ऐड किए हैं, जो कि जनरली आपको ट्वेल्थ के लेवल पे देखने को नहीं मिलता है, बट आई सजेस्ट कि आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी पे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कौन से सेक्टर में आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से भी आपके एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले पहले प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसमें काम किस टाइप का होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके आसपास, उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम। ठीक है, जैसे जमीन के अंदर क्रूड ऑयल है तो वो क्रूड ऑयल को निकालना, माइनिंग करना, एग्रीकल्चर करना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर, मतलब निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? फार्मर्स, माइनर्स, फिशरमैन, इस तरीके के सारे लोग इस कैटेगरी में फिट होते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, आप इसको इस फ्लो चार्ट की तरीके से समझो। सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपने मान लो आपने जो है जमीन से क्रूड ऑयल निकाल लिया। ठीक है, क्रूड ऑयल निकाल लिया, या फिर लेट से आपने जो है कॉटन निकाला। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने कॉटन की फार्मिंग की, कॉटन का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी सेक्टर का काम हो गया, तो प्राइमरी के बाद कौन आएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में इससे इसको इंडस्ट्री में भेज के, इसको फैक्ट्री में भेज के क्या किया जाएगा? शर्ट बनाई जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री में भेज के शर्ट बनाई जाएगी, वहां पे लेबर्स होंगे, वहां पे पेंटर्स होंगे, वहां पे बहुत अलग अलग टाइप के स्किल्ड जो है लोग होंगे, एम्प्लॉयज होंगे। उसके बाद टर्शरी। टर्शरी टर्शरी के अंदर क्या होगा? जब आपने ये शर्ट बना ली तो आपको इस शर्ट को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो किसका पार्ट आएगा? वो टर्शरी का पार्ट आएगा। ठीक है, टर्शरी के बाद क्वाटरनरी। मैं इसे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टर्शरी के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर लो। ऑल राइट, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्या होगा? अब जो शर्ट बनी है उसका डिजाइनिंग भी तो कोई करेगा, उस शर्ट के ऊपर आर एन डी भी तो कोई करेगा, तो वो सारे लोग कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे, आर एन डी।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग यहाँ पे आएंगे, डिजाइनिंग के लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो कंसल्टिंग कर रहे होंगे उस कंपनी को वो सारे लोग यहाँ पे आएंगे। एंड लास्ट अप वी हैव क्विनरी। क्विनरी के अंदर कौन होता है, जो सीईओ होंगे, ठीक है, ठीक है, जो कंपनी के सीईओ हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, उन लोगों को हम इसमें जोड़ते हैं। अब वापस से कमिंग बैक टू द टेबल, प्राइमरी में आपने नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लिए, सेकेंडरी में आपने उन्हें भेज के जो है शर्ट बनवा ली, थर्ड में जो है आपने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया, सर्विस सर्विस दे दी, क्वार्टरनरी में जो है नॉलेज एंड रिसर्च बेस्ड वर्क होगा, एंड क्विनरी में हाई लेवल डिसीजन मेकिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 सेक्टर्स जो हमने डिफाइन किया, और पांचों सेक्टर्स में एग्जांपल क्या क्या है जॉब्स के वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी में जो जो निकलता है सेकेंडरी में उसका यूज होता है, एंड टर्शरी में जो है हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए काम आसान बनाते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगेन आई हैव अ क्वेश्चन हियर, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ वी हैव प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर बताओ कौन कौन आते हैं। प्राइमरी के अंदर आते हैं एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स हमारे, ठीक है, एग्रीकल्चर करने वाले जो है हमारे फार्मर्स आ गए। इसके अंदर माइनर्स आ गए, ठीक है, जो माइनिंग करते हैं, फिशरमैन आ गए, ये सारे लोग। सेकेंडरी के अंदर कौन से आएंगे, हमारे फैक्ट्री वर्कर्स आएंगे, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं वो लोग हैं। थर्ड वी हैव टर्शरीज के अंदर जो लोग बैंक के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर, ऐसे लोग जो काम करते हैं वो आते हैं। एंड क्वार्टरनरी, ये तो टोटली नॉलेज बेस्ड, जिसमें आपके कंसल्टेंट्स होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया में? सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी में, बिकॉज इंडिया का ऑलमोस्ट 45 to 50% पॉपुलेशन किस चीज में काम कर रहा है? 45 to 50% लोग जो है इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। 45 to 50% लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए आप बहुत जगह देखोगे कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। अग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या? एन इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि क्या हमेशा से ही हम एक अग्रेरियन इकोनॉमी रहे हैं? द आंसर इज यस, हम हमेशा से ही एक अग्रेरियन इकोनॉमी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम आगे भी एक अग्रेरियन इकोनॉमी रहेंगे? फ्यूचर में भी से 10 साल 15 साल बाद भी क्या हम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होंगे? देन द आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। लोग जो है प्राइमरी से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? प्राइमरी से लोग जो है सेकेंडरी में भी शिफ्ट हो रहे हैं, एंड सबसे ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। सर्विस बेस्ड जॉब्स इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे बैंक के अंदर बैंक के अंदर काम करने वाले लोग, कॉल सेंटर्स के अंदर काम करने वाले लोग, ठीक है, लॉजिस्टिक्स में काम करने वाले लोग, ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर इज ऑन द बूम। तो ये ट्रेंड है कि एग्रीकल्चर नीचे आ रहा है, सर्विस सेक्टर जो हमारा ऊपर बढ़ रहा है, और सेकेंडरी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोर और लेस इट्स द सेम, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है? एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहा है सर्विस इंडस्ट्री में, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री से हम जो है जीडीपी ज्यादा क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। आगे चल के हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। ओके, अब जो है कुछ की एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स पे फोकस करते हैं। आप जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, आप जब भी कोई रिपोर्ट पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। वो क्या क्या है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज वर्कफोर्स। हर कोई कहता है कि इंडिया के पास जो है बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, चाइना के पास बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, दैट इज देयर स्ट्रेंथ, ऐसे ऐसी चीजें हर जगह पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो वर्कफोर्स का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, जितने लोग आपके देश के अंदर काम कर रहे हैं, दैट इज वर्कफोर्स। सिंपल, यहाँ कुछ भी टेक्निकल नहीं है। नेक्स्ट अप वी हैव लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? पीपल हु आर आइदर वर्किंग और एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। ऐसे लोग जो कि काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? लेबर फोर्स कहते हैं। तो यहां से आप सिंपल सा एक फॉर्मूला समझ सकते हो, लेबर फोर्स इक्वल्स टू एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं, उन सबको लेके हम क्या बनाते हैं? लेबर फोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव वर्क पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला क्या है? WPR इक्वल्स टू टोटल वर्कफोर्स, ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन कितना है, इनटू 100। तो अभी जो है इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा वर्क पार्टिसिपेशन रेट अच्छा नहीं है। हमारे पास लोग बहुत सारे हैं, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम हैं।
इसकी वजह से इंडिया के अंदर पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, इंडिया के अंदर लेबर फोर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वर्क फोर्स हमारा शॉर्ट है अभी भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग बहुत सारे हैं। तो जिस भी देश का जो है ये वर्क पार्टिसिपेशन रेट जब बढ़ता है, तब उस देश का जीडीपी, उस देश की इकोनॉमी पूरी बहुत अच्छे से काम करती है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड। ओके, अगर आपको ये समझ आया तो ये वाला क्वेश्चन एक केक वॉक रहने वाला है। इफ अ कंट्री हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 100 million एंड 40 million पीपल आर एम्प्लॉयड, व्हाट इज द डब्ल्यूपीआर? डब्ल्यूपीआर का भी अभी पीछे हमने फॉर्मूला देखा, क्या होता है डब्ल्यूपीआर का? वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 ले लेते हैं। इंटू 100 क्यों करते हैं? जस्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। वर्कफोर्स कितना है हमारे पास? 40 million। टोटल पॉपुलेशन कितना है हमारे पास? 100 million। मिलियन से मिलियन कैंसिल, इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 40%। डब्ल्यू पी आर इज 40%। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आप देखते ही बता सकते हो कि क्या है। 40% हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में जो है ना, एक और जो है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रह गई है, उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, वो दो तरीके से हो सकता है आपका। एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, और एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक, जरा इन दोनों की भी बात कर लेते हैं। अब जब कोई इंसान प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो क्या होता है, वहां पे सैलरी आपके पास फिक्स्ड होगी। ठीक है, बट आपके जो बेनिफिट्स हैं, लेस बेनिफिट्स, आपको बहुत कम बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत कम बेनिफिट्स एंड लेस सिक्योरिटी, बहुत कम सिक्योरिटी होगी आपकी जॉब की। आप आज तो अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कल हो सकता है आपको निकाल दिया जाए जॉब से। ठीक है, वहीं पे जो है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, आपकी सैलरी भी हाई होती है, आपको जो है हाई सैलरी मिलेगी, आपको जो है मोर बेनिफिट्स, आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, जिसे हम कहते हैं अ, सरकारी नौकरी। ठीक है, सरकारी नौकरी इसके अंदर आती है। एक बार आप लग गए तो लग गए, सैलरी तो आपको मिलेगी ही, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ही, वो सारी चीजें हमारी इसमें आती है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर वो जॉब्स होती हैं जो प्राइवेट कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, सैलरी तो आपको ठीक ठाक मिल जाती है, बट बेनिफिट्स बहुत कम मिलते हैं, छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती। आज कंपनी को आपकी नीड है तो कंपनी आपको रखेगी, कल उन्हें नीड नहीं है तो कल वो आपको निकाल देंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अब हम स्टार्ट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें कीवर्ड्स हैं, हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट्स कैन नॉट फाइंड जॉब्स। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करते हैं, एक बार वापस से पढ़ते हैं। सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग, जो काम करना चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क, जो काम कर सकते हैं, एट प्रिवेलिंग वेज रेट्स, जो पैसे अभी मार्केट में मिल रहे हैं उन्हें, पर उन्हें काम ना मिले। मतलब कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम कर भी सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है काम मिल नहीं रहा है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इसमें आजकल अभी करंट ट्रेंड क्या है इंडिया में, कि विलिंगनेस तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, काम करना तो चाहते हैं, बट वो एबल टू वर्क नहीं है, वो काम करने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है काम करने के लायक? बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, दे आर नॉट ट्रेन्ड दे आर नॉट ट्रेन्ड प्रॉपरली। जो है इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, पूरा का पूरा ऑटोमेशन होता जा रहा है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन आ रहा है, हर एक फील्ड में ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है। ठीक है, जो है डेटा एनालिटिक्स आ रहा है सब कुछ में। तो अब अगर किसी भी एक पर्सन को जॉब चाहिए, तो ही और शी नीड्स टू नो दीज थिंग्स, ऑटोमेशन, एआई, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आता है, देन यू आर नॉट एबल टू वर्क। तो वैसे केस में आपको अनएम्प्लॉयड की गिनती में नहीं गिना जाएगा। अनएम्प्लॉयड की गिनती में कौन कौन आएंगे? दोज हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट्स, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। विलिंगनेस होना चाहिए, एबल टू वर्क होनी चाहिए, एंड एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट्स। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ही पैसे मांगने लगो मार्केट में और बोलो कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं करना भी चाहता हूँ, पर मैं जो है पैसे 3 गुना लूंगा। ऐसे केस में अगर आपको काम नहीं मिल रहा, देन यू शुड नॉट बी काउंटेड इन अनएम्प्लॉयड पर्सन।
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है, अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयड लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। ठीक है, एक्स्ट्रा फार्मर्स इन अ फील्ड। आप एक एग्जांपल मानो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली है जिसके अंदर 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स। ठीक है, 5 मेंबर्स में से जो है ये 5 के 5 जब फील्ड पे काम करते हैं, जब ये 5 के 5 खेत में काम करते हैं, तो जो है प्रोडक्शन आता है 100 नहीं 1000 kg ले लेते हैं, 1000 kg ऑफ व्हीट। और अगर हम इसमें से 2 लोगों को हटा दें, 2 लोगों को हटा दें, सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स काम करें, तब भी क्या आता है, तब भी 1000 kg ही आता है। दैट मीन्स कि आपने लोगों को हटा दिया लेकिन आपके प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ा। ये क्या दिखाता है कि 2 लोग तो बिना मतलब के ही काम कर रहे हैं, वहां उन 2 लोगों का कोई काम नहीं है। तो ऐसे 2 लोगों को हम क्या बोलेंगे, इन 2 लोगों को हम क्या बोलेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, कि वो वहां पे दिख रहे हैं कि काम कर रहे हैं लेकिन उनके काम करने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। सो दोज 2 पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, कि वो बस दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं लेकिन वो काम एक्चुअली उनका काम कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनके काम करने से एक्चुअल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई गेस आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे भी। हाँ, अगर ये 2 लोगों के कम होने से जो है प्रोडक्शन भी कम होता तो हम उन्हें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड नहीं कहते। नेक्स्ट अप वी हैव सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब्स अवेलेबल ओनली इन सर्टेन सीजन्स। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सीजन में ही अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिया बनाने का काम, पटाखे बनाने का काम, ठीक है, ये दिवाली के सीजन के 2-3 महीने पहले ही अवेलेबल होता है। ठीक है, होली के रंग बनाने का काम, ये पिचकारी बनाने का काम, ये सब जो है न्यू ईयर के आसपास ही चालू होता है, क्योंकि जनरली मार्च में जो आपकी होली होती है। तो जब ये लोग जो दिए बनाते हैं, जो पटाखे बनाते हैं, ठीक है, दिवाली के 2-3 महीने से लेकर दिवाली तक इनके पास काम होता है और उसके बाद ये पूरे साल जो है अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। या फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा लिखा है एग्रीकल्चर वर्कर्स इन ऑफ सीजन। ऐसे जो लोग खेत में काम करते हैं, उनका जब ऑफ सीजन आता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, साइक्लिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब लॉसेस ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। उस इंसान की कोई गलती नहीं है। सिचुएशन क्या हुई है, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो जब आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी डाउन जाएगी तो बहुत सारे लोगों की जॉब भी डेफिनेटली जाएगी उस केस में। तो हम उसे क्या कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ले ऑफ ड्यूरिंग द 2008 रिसेशन। किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअल्स की जॉब उस टाइम पे जा रही थी। और इकोनॉमी हमेशा कैसे मूव करती है, आपको ये समझने की जरूरत है। इकोनॉमी ऑलवेज मूव इन साइकिल्स। साइकिल्स कैसे, बूम एंड बस्ट का साइकिल हम कहते हैं, बूम एंड बस्ट। इकोनॉमी जब बूम पे होती है, जब बहुत अच्छा कर रही होती है, बहुत ज्यादा जीडीपी बढ़ रहा होता है, सारी चीजें देश के अंदर अच्छी हो रही होती हैं, तो हम उसे बूम कहते हैं। वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती है। क्यों, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे होते हैं। और वही बस्ट जब कोई चीज खराब होती है, जैसे कोविड था, 2008 का क्राइसिस था, उसके पहले 2001 का क्राइसिस था। ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। ठीक है, जब इकोनॉमी जो है बहुत खराब हो गई, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, ओवरऑल इस ये पूरी साइकिल चलने लगते हैं। तो इकोनॉमी ऑलवेज मूव्स इन साइकिल। कुछ टाइम के लिए वो बूम पे जाएगी, बूम पे जाने के बाद वापस नीचे आएगी, फिर वो बूम पे जाएगी, तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट अप वी हैव स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको कहते हैं, मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब्स। ठीक है, स्किल्स और जॉब्स का कोई मैच ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर हम बात करें, तो बीटेक जो लोग कर रहे हैं, अगर आप बीटेक ऐसी किसी कॉलेज से कर रहे हो जो कि रेप्यूटेड नहीं है, जहाँ का करिकुलम जो है आउटडेटेड है, तो क्या हो रहा है कि उन्हें जो स्किल्स दी जा रही हैं, दे आर आउटडेटेड। उनका आज के मार्केट में कोई काम ही नहीं है, और आज के मार्केट में जिन चीजों का काम है वो उन्हें सिखाया नहीं जा रहा। तो क्या हो रहा है, मिसमैच हो जाता है बिटवीन स्किल्स एंड जॉब्स। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ टाइपिस्ट लूजिंग अ जॉब ड्यू टू ऑटोमेशन। एक टाइपिस्ट है, कोई पर्सन टाइप करता है, अब उसकी जॉब चली गई। क्यों, क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है यहाँ पे। अब उसे एक कमांड दोगे, वो आपके लिए 200 पन्ने पे टाइप करके दे देगा। ठीक है, तो ऐसी जॉब्स जब जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उस टाइपिस्ट को क्या करना चाहिए था, उस टाइपिस्ट को अपने आप को अपस्किल करना चाहिए था। ठीक है, एंड बेटर जॉब्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था इस टाइम पे। नेक्स्ट अप वी हैव फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट वाइल स्विचिंग जॉब्स, जब एक पर्सन एक जॉब कर रहा है, उसने वहां से क्विट किया, फिर वो 15 दिन, महीने दिन, 2 महीने के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयड है, देन उसने नेक्स्ट जॉब को ज्वाइन किया, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल। कि ठीक है, दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड, बट अभी उसने बीच में कुछ टाइम के लिए काम छोड़ दिया था। मीन वाई द पर्सन वॉज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। आपने एक जॉब छोड़ा, आप दूसरा जॉब ढूंढ रहे हो, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मूविंग टू अ न्यू कंपनी। ऑलराइट, मैंने ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको इतने ज्यादा डिटेल में इसलिए बताया है बिकॉज हर एक से जो है आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट केस आ सकता है, आपको वहां पे पहचानना होगा कि कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट लगा है। डिसगाइज्ड है, सीजनल है, साइक्लिकल है, स्ट्रक्चरल है, फ्रिक्शनल है, यू नीड टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीयूईटी का एग्जाम जो आप वो आपका काफी हद तक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम बन चुका है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। ओके, ऑलराइट, देन वी हैव अ क्विक क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ अ वर्कर लूजेस देयर जॉब ड्यू टू एआई ऑटोमेशन, एक इंसान की जॉब चली गई है, क्यों? एआई ऑटोमेशन की वजह से। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट इज? किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ये? एआई ऑटोमेशन आया, किसी की जॉब चली गई, किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? इज इट सीजनल? क्या ये सीजनल है, साल में एक बार होगा, अगले साल नहीं होगा, फिर उसके अगले साल एक बार होगा, क्या ऐसा है? द आंसर इज नो, सीजनल नहीं है। क्या ये फ्रिक्शनल है कि आज उसकी जॉब गई है, आज उसने जॉब छोड़ दी है, अगले 2 महीने बाद वो वापस से सेम जॉब कहीं और कर लेगा? नो। ठीक है, एआई ऑटोमेशन आया, हर जगह ही आएगा। ठीक है, इज इट साइक्लिकल कि अभी जो है इकोनॉमी बुरी चल रही है इसलिए उसकी जॉब चली गई, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी अच्छी चले बुरी चले, एआई ऑटोमेशन कभी भी आ सकता है, जॉब कभी भी जा सकती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्ट्रक्चरल कहते हैं। स्ट्रक्चरल कौन सा था? स्ट्रक्चरल कौन सा था? मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब्स। मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब्स। ठीक है, जॉब अभी कहां पे क्रिएट हो रहा है? जॉब क्रिएट हो रहा है एआई में। आपके पास स्किल्स कौन सा है? आपके पास स्किल्स है ही नहीं, मतलब एआई के स्किल्स ही नहीं है आपके पास। आपके पास स्किल्स कौन से? नॉन एआई स्किल्स है। तो ऐसे केस में आपकी जॉब जा रही है, तो वो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, वो आपके एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, वो आपके कॉलेज का फॉल्ट है। ठीक है, वो एज अ इंडिविजुअल आपका फॉल्ट है कि आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप व्हाट डू वी हैव? नेक्स्ट अप एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से चल रहा है, तो कुछ की ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे। की ऑब्जर्वेशन क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर, जो मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर बोला था, वो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं उसको। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट्स, 85% ऑफ जॉब्स आर इनफॉर्मल। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंडिया में जो है पब्लिक या फिर हम कहें फॉर्मल जॉब्स कितने हैं? पब्लिक और फॉर्मल जॉब्स कितने हैं? दे आर बेरली 10 to 15%। ठीक है, सरकारी नौकरी कितने लोगों की लग रही है? 10 से 15% मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल से। तो सारे के सारे लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? सारे के सारे लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं। प्राइवेट या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी लेस सैलरी। ठीक है, लेस सैलरी, लेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी बहुत कम है। ठीक है, बेनिफिट्स बहुत कम है। जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है, कभी भी निकाला जा सकता है, बेनिफिट्स कम है, बट यस, दिस इज द रियलिटी। इंडिया में 85% लोग जो हैं वो ऐसे ही जॉब्स में हैं। ठीक है, ओके। राइजिंग गिग इकॉनमी, गिग इकॉनमी अभी राइज पे है। मोर पीपल वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमैटो एंड ओला। आप अभी से कुछ टाइम पहले अगर जाके देखोगे, तो लोग या तो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हुए मिलते थे, बिकॉज देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज एज सच। बट आज की डेट में जोमैटो में आप डिलीवरी के लिए लोगों को देखो, जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, आप ओला के राइडर्स को देखो, तो ये सब क्या है, गिग इकॉनमी में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, गिग इकॉनमी बढ़ता जा रहा है। यहीं पे आप कोई ग्राफिक डिजाइनर को देखो, जो कि एक साथ 5-7 कंपनियों को वो ले लेते हैं एज क्लाइंट, एंड उन सबके लिए अलग अलग काम करता है एट देयर ओन कंफर्ट। आजकल ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि आप अपने घर से बैठे बैठे 5-7 कंपनियों को एज क्लाइंट्स ले लो और उनके लिए आप काम करो। तो इसे भी हम किस में काउंट करते हैं? गिग इकोनॉमी के अंदर काउंट करते हैं। दिस इज ऑन द राइज। जिन लोगों के पास आज की डेट में अप टू डेट स्किल्स हैं, वो ये गिग इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स दिस। नेक्स्ट अप वी हैव यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड यूथ स्ट्रगल टू फाइंड जॉब्स। जो एजुकेटेड लोग हैं इंडिया के अंदर, उन्हें जॉब ढूंढना मुश्किल है। एंड रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, मिंट न्यूज़पेपर में, इट वाज मेंशन्ड कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग कौन से हैं? जो कि ग्रेजुएट हैं।
जो कि ग्रेजुएट है। ग्रेजुएटेड लोग ऑलमोस्ट 29 to 30% दे आर अनएम्प्लॉयड। 29 to 30% ग्रेजुएटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड। अगर 100 लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक साल में, तो 30 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, आप ऐसा लगा सकते हो। सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एजुकेटेड लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, क्यों कर रहे हैं एजुकेटेड लोग, इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? एंड ग्रेजुएट का तो मैंने नंबर दे दिया, व्हाट अबाउट हाई स्कूल पास आउट? हाई स्कूल पास आउट का क्या? जिस किसी बच्चे ने सिर्फ 12th करके छोड़ दिया, उस बच्चे का क्या? दे आर गेटिंग मोर जॉब्स देन ग्रेजुएटेड पीपल, बट द कैच हियर इज दे आर गेटिंग लेस पेइंग जॉब्स। वो जो है वो मिनिमम वेज के आसपास में काम कर रहे हैं। दिल्ली में मिनिमम वेज इज समवेयर अराउंड 18,000 रुपीज, और वो वही 15, 17, 18, 20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। और ग्रेजुएट जो होते हैं उनके एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं, दे एक्सपेक्ट मोर देन 25, 30,000 रुपीज, बट वहां पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हाई स्कूल पास आउट्स को ज्यादा जॉब मिल रही है बट लेस पेइंग जॉब मिल रही है। ठीक है, एंड ग्रेजुएट्स को कम जॉब मिल रही है बिकॉज वो हाई पेइंग जॉब की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। इंडिया के अंदर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में, वो अमंग द लोएस्ट है। जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम है वर्कफोर्स के अंदर। वो काम नहीं करती हैं। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? फर्स्ट थिंग इज सोशल स्टिग्मा। फर्स्ट थिंग इज सोशल स्टिग्मा, जो एक इमेज बन गई है। ठीक है, जो एक इमेज रही है हमेशा से, बन नहीं गई है, जो एक इमेज रही है हमेशा से कि औरतों को घर का काम करना चाहिए, महिलाओं को जो है घर का काम करना चाहिए, इसकी वजह से वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, विच इज अ बैड थिंग। ये इंडिया को बहुत ज्यादा पीछे हमेशा खींचता है। वी नीड टू प्रमोट वी नीड टू प्रमोट वुमेन, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिले, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी पोजीशंस पे जाएं आगे चल के, जिससे कि जो है ये सोशल स्टिग्मा ब्रेक हो कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए। दे शुड वर्क एंड दे विल डेफिनेटली वर्क। और सेकंड जो है, सेकंड इसका रीजन आता है एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के पीछे जो है खर्च बहुत कम किया जाता है। एज जो इंडिया के अंदर ट्रेंड है, मैं अगर उसकी बात करूं, एक मेल चाइल्ड के एजुकेशन के पीछे ज्यादा खर्च किया जाता है एज कम्पेयर टू अ फीमेल चाइल्ड, स्पेशली इन रूरल इंडिया। तो इसकी वजह से दे आर लेस स्किल्ड, दे आर लेस एक्सपोज टू डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं उन्हें कम जॉब्स मिल पाती है। और इन दोनों चीजों का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वी आर अमंग द लोएस्ट ग्लोबली। हमारे वर्कफोर्स में वुमेन नहीं है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए? आप सोचो, देश के अंदर इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। एआई ऑटोमेशन आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। यूथ जो है दे शुड आस्क दिस क्वेश्चन कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो जरा देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे पहले मनरेगा प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2005 में पास किया गया था ये। प्रोवाइड्स 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। गांव में जो है लोगों को 100 दिन का काम हर साल जरूर मिलता है। ठीक है, और इसे गारंटी किया जाता है। ये किसके लिए है? ये रूरल इंडिया के लिए है। ये रूरल इंडिया के लिए है, ताकि लोग एटलीस्ट 100 दिन तो काम करें। नेक्स्ट अप वी हैव स्किल इंडिया मिशन, फोकसेस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन का काम क्या है? स्किल इंडिया मिशन का काम है, हम आपको जो है वो ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन नहीं देंगे, जो पुराना वो किताबी ज्ञान है वो नहीं देंगे। हम क्या देंगे? हम आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। हम आपको एक्चुअल रियल लाइफ स्किल्स सिखाएंगे, जिससे कि आप एम्प्लॉयमेंट ले पाओ। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। नेक्स्ट अप वी हैव स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, प्रोमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर क्या किया जा रहा है? बच्चों को जो है, जिनके पास अच्छे आइडियाज हैं, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, उन्हें गाइडेंस दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। बिकॉज जब तक जब तक जॉब गिवर्स नहीं होंगे मार्केट में, जब तक जॉब गिवर्स नहीं होंगे, तब तक जॉब टेकर्स को जॉब देगा कौन? सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश पब्लिक टुवर्ड्स जॉब गिवर्स, टू बिकम अ जॉब गिवर। आपको एक जॉब सीकर नहीं, एक जॉब गिवर बनना है। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को नौकरी दे पाए। ठीक है, आपको एक ऐसा इंसान बनना है। उसके लिए स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया का प्रोग्राम चलाया है इंडिया ने। नेक्स्ट वी हैव मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया encourages मैन्युफैक्चरिंग टू क्रिएट मोर जॉब्स।
अब जो है सरकार कह रही है आप जो है इंडिया के अंदर ही सारी चीजें बनाओ, आप अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन कहाँ करो, इंडिया के अंदर करो। मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन पूरा का पूरा कहाँ होगा, इंडिया के अंदर होगा। क्यों? जब आप इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करोगे देन यू नीड मोर लेबर, आपको ज्यादा लेबर चाहिए। ठीक है, आपको ज्यादा लेबर चाहिए, उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इसके लिए। ओके, अब अगला सवाल आता है कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव किया कैसे जाए, कैसे किया जा सकता है। सरकार तो वो सारी चीजें कर रही है, और क्या किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग वी हैव प्रोमोटिंग स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप है, स्मॉल बिजनेस है, उसको प्रॉपर जो है एक एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, उसको एनवायरनमेंट मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, पब्लिक का सपोर्ट मिले, जिससे कि वो स्टार्टअप जो है स्केल कर पाए। और जब वो स्टार्टअप स्केल करेगी तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी। इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। प्राइम एग्जांपल वी हैव जोमैटो। जोमैटो, स्विगी। अभी से कुछ साल पहले ही ये सारी कंपनी स्टार्ट हुई हैं। वो चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, उबर हो, ओला हो, जो भी ऐसी कंपनीज हैं, रैपिडो हो, ये सारी कंपनीज अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं। और आज आप देखो जोमेटो के अंदर लीडरशिप पोजीशन से लेके, लीडरशिप पोजीशन जहां पे दीपेंद्र गोयल जी बैठे हैं, वहां से लेके बीच में इतने सारे लेयर्स होंगे एम्प्लॉयमेंट के। एंड लास्ट अप वी हैव डिलीवरी, डिलीवरी राइडर्स। ठीक है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आप कह दो उन्हें। सो यू कैन सी कितने सारे लोगों के लिए जो है इन्होंने नौकरियां बनाई हैं, नए तरीके की नौकरी बनाई है जो कि यूथ को करना पसंद है, जो कि यूथ कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स इट इज प्रॉपर कि आप डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बन जाओ, आप जो है मार्केटिंग टीम का हिस्सा बन जाओ। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टअप्स को जब आप प्रमोट करोगे तो बहुत सारे नए जॉब्स बनने का चांस डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट वी हैव वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट। इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चे जो है वो इस चीज को समझें आज की डेट में कि किताबी ज्ञान लेना, ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन लेना, दैट्स नॉट द वे। आप चाहे एक बीकॉम की डिग्री ले लो, बीबीए की डिग्री ले लो, बीएससी की डिग्री ले लो, आपको जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा until and unless you work on your skills. It's important to work on your skills. You need to be up to date कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नए नए ट्रेंड्स हैं, वो सारी चीजें आपको खुद से भी पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे जैसे देश के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रेलवेज हैं, रोडवेज हैं, पोर्ट्स हैं, जब ये सारी चीजें बनेंगी, स्टेडियम्स बनेंगे, मेट्रो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब अलग अलग चीजों का प्लांट लगेगा, आज जो हम चाइना और अलग देशों से जितनी चीजें इंपोर्ट करते हैं, अगर वो सारी चीजें हम अपने देश में बनाने लग जाएं, तो फिर आप सोचो देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एनकरेजिंग वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। और सरकार के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है दैट दे एनकरेज वुमेन कि आप भी जो है वो जॉब पे जाओ। उसके लिए जरूरी है टू इंश्योर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड एजुकेशन। आप उन्हें एजुकेट करो जिससे दे हैव द राइट स्किल्स टू डू द जॉब। साथ के साथ आप उनकी सिक्योरिटी, आप उनकी सेफ्टी का भी ध्यान बराबर तरीके से रख पाओ। ठीक है, ओके, अगेन अ क्विक क्वेश्चन। These quick questions are actually a breather. थोड़ा टाइम मिलता है सोचने का, समझने का। Which of the following is a challenge in India's employment sector? इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में चैलेंज क्या है, समझते हैं। हाई फॉर्मल सेक्टर जॉब्स, क्या देश के अंदर फॉर्मल सेक्टर जॉब्स बहुत ज्यादा है? सोचो, क्या सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा है? नहीं, नो। ठीक है, एक्सेस डिमांड फॉर लेबर, क्या लेबर की डिमांड बहुत ही ज्यादा है? नो, लेबर की डिमांड बहुत कम है, लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए तो बैठे हैं। नो इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, क्या ऑटोमेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा? नो। सो द आंसर इज लो वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। ऑल राइट, अब हम आ चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपको पूरे वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं वो सब समझ आ गए होंगे, क्योंकि अब हम उन सबको अप्लाई करके यहाँ पे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आपको जो है हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, यू नीड टू फोकस ऑन टू थिंग्स, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड। आपको बहुत एक्यूरेट रहना है अपने आंसर्स में, एंड आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना है। ठीक है, ओके, लेट्स गो। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, एम्प्लॉयमेंट किसे कहता है? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री? नो, गलत। ठीक है, पीपल एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क फॉर इनकम? यस, ऐसे लोग जो कि प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं किस चीज के लिए? इनकम के लिए, ऐसे लोगों को ही हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओनली गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल फटाफट से इन क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करना है। एक्यूरेसी, स्पीड, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? चाहे आपको 2 बार रीड करना पड़े, रीड करो, बट सही आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, क्या एक टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं, क्या हम उन्हें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है। अ फार्मर वर्किंग इन अ फील्ड विद 4 एक्स्ट्रा, कीवर्ड इज एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स, यस दिस इज द वन। ठीक है। एक्स्ट्रा लोग जहां भी काम कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कह देते हैं। अ सॉफ्टवेयर वर्किंग इन एन एमएनसी, नहीं। अ डेली वेज लेबरर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, नो। लेट्स गो। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, द टर्म गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी रेफर्स टू परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स, नो। शॉर्ट टर्म एंड फ्रीलांस वर्क अरेंजमेंट्स, ओनली रूरल एम्प्लॉयमेंट, नो। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, नो। तो आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म एंड फ्रीलांस। ठीक है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब बहुत छोटा सा काम मिलेगा। फ्रीलांस मतलब कोई, फ्रीलांस का मतलब क्या है? फ्रीलांस का मतलब क्या है? ठीक है। इस वर्ड को भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फ्रीलांस का मतलब होता है वेरी लो, वेरी लो टू नो, टू नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है। वेरी लो टू नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर जो है कोई खास कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। ओला राइडर का अपना मन कि वो दिन के कितने राइड्स करेगा, वो किस टाइम पे राइड करेगा, इट्स ऑल ऑन देयर ओन। ठीक है। वेरी लो और नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो ऐसे काम को हम क्या कहते हैं? फ्रीलांस, फ्रीलांसिंग कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, विच सेक्टर्स एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स? सबसे ज्यादा इंडिया में लोग कहाँ काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर। हमने ये क्वेश्चन पीछे भी किया था। Okay, moving on to the next question. Next question we have cyclical unemployment is caused due to, cyclical unemployment कब होता है? cyclical unemployment तब होता है जब इकोनॉमी के अंदर क्या है? रिसेशन आए, रिसेशन आता है। ठीक है। जिसे हम बूम और बस्ट का साइकिल भी कहते हैं। बूम मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, बस्ट मतलब बहुत खराब हो गया, ऐसे टाइम पे आएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चेंजेस इन सीजन, जी नहीं, गलत। ये तो सीजनैलिटी वाले में चला जाता है, सीजनल, है ना? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिसेशन एंड स्लो डाउन, जी बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन, मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब्स, ये तो स्ट्रक्चरल होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल होता है। तो नेक्स्ट क्या है? वर्कर स्विचिंग जॉब, ये फ्रिक्शनल होता है, ये भी गलत। ठीक है। तो हमने देख लिया सारे के सारे। ये होता है हमारा क्या? फ्रिक्शनल होता है। ओके। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स? जॉब सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे? क्या गिग वर्कर को मिलता है? इनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट और वेरी वेरी लेस पेपर वर्क, तो इनका तो नहीं है। ठीक है। इन्हें कट कर देता है। कैजुअल, कैजुअल भी नहीं, इन्हें भी कभी कभी काम के लिए बुलाया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, खुद से क्या ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी नौकरी होती है वहां पे जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है और साथ के साथ सोशल बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हु लूजेस हिज जॉब ड्यू टू ऑटोमेशन इज फेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उनकी जॉब चली गई है ऑटोमेशन की वजह से, तो वो क्या फेस कर रहे हैं? वो क्या फेस कर रहे हैं? क्या फ्रिक्शनल है? क्या उन्होंने खुद से जॉब छोड़ी है दूसरी जॉब के लिए? नहीं। सीजनल है? जी नहीं। डिसगाइज्ड है? जी नहीं। तो आंसर क्या है? स्ट्रक्चरल। ठीक है। क्यों है? क्योंकि स्किल्स एंड जॉब का क्या हुआ है? मिसमैच हुआ है, इसके लिए। नेक्स्ट, विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज? 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? मनरेगा देता है। ठीक है, मनरेगा। ऑल राइट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर, अंडर एम्प्लॉयमेंट हम किसको कहते हैं? ठीक है, एक नया टर्म आया है, अब इसको ध्यान से समझना। वेयर वर्कर्स आर हाईली पेड, नहीं। ठीक है। मोर जॉब्स आर अवेलेबल देन वर्कर्स, नहीं। पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट हम तब कहते हैं वर्कर्स आर नॉट वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल, आप लोगों से जितना काम करवा सकते हो आप उतना काम नहीं करवा रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जितना लोगों से काम करवा सकते हो उतना आप काम नहीं करवा रहे हो, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। A worker who switches jobs and is temporarily unemployed is facing what type of unemployment? Cyclical नहीं, seasonal नहीं, structural नहीं, आंसर इज फ्रिक्शन। ठीक है। मैंने कई बार अब तक हम इस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स, अगर आपको ना समझ आए पीछे जाके वापस से देख सकते हैं। ऑल राइट, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं अब हमारे सामने। असर्शन, इंडिया हैज हाई इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, क्या इंडिया के अंदर हाई इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है? यस, ट्रू, बिल्कुल है। रीजन क्या है इसका? द इनफॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड्स बेटर वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी, क्या इनफॉर्मल सेक्टर में बेटर वेजेस और सोशल सिक्योरिटी है? नो, फॉल्स। दैट मीन्स आर इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन, नो, गलत।
both assertion and reason are true, but reason does not explain assertion. No, wrong. Assertion is true but reason is false. Yes, assertion is false, reason is true. नहीं, तो सी हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि असर्शन जो दिया है, क्या रीजन उसे सही से एक्सप्लेन करता है, यानी आपको ये समझने की जरूरत होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट अप व्हाट डू वी हैव? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू मिसमैच ऑफ स्किल्स। क्या ये बात सही है? स्ट्रक्चरल क्या यही होता था, मिसमैच ऑफ जॉब्स एंड स्किल्स? यस, ट्रू, यही होता था। नेक्स्ट, दिस कैन बी रिड्यूस थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट करके? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी इंसान की नौकरी गई है एआई ऑटोमेशन की वजह से, आप उसको एआई सिखा दो, ठीक है, तो जो है उसकी जॉब बच जाएगी। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यस, एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन, बिल्कुल सही बात है। दोनों ट्रू है एंड रीजन बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो बोथ आर ट्रू एंड इट करेक्टली एक्सप्लेन्स, बाकी तीनों को क्रॉस। नेक्स्ट, द गिग इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया। क्या गिग इकोनॉमी बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ रहा है, ट्रू, सही बात है। रीजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, ओला एंड उबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्या स्विगी, ओला, उबर पे फ्लेक्सिबल जॉब होता है? सोचो आप, क्या आप कभी भी जाके डिलीवरी कर सकते हो? क्या आप कभी भी बंद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ट्रू। तो और क्या जो असर्शन है गिग इकोनॉमी बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या स्विगी, ओला, उबर का ये फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटी एक हाथ है? बिल्कुल है, सही एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन, बाकी तीनों को हम कट कर देंगे। नेक्स्ट, अब एक केस आया है, ठीक है। सीयूईटी में आपको ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जहां एक केस आएगा उसके बाद 3 4 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द केस केयरफुली, केस को समझना, केस बात क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे केस को पढ़ता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट सच एज मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मनरेगा। ऑल राइट, ठीक है। However, a large part of the workforce is still engaged in informal employment. ठीक है, अभी तक यहां तक क्या बात हुई है? विद नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यहां तक क्या बात हुई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो है स्कीम्स चलाए हैं। किस चीज के लिए चलाए हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए। कौन से चलाए हैं? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मनरेगा। लेकिन हाउएवर का मतलब क्या होता है? लेकिन अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स इज स्टिल एंगेज्ड इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग अभी भी किस चीज में? इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। ऑल राइट, विद नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वहां तो कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस लाइक राइजिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, राइजिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं, ये भी राइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एंड लो वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जी बिल्कुल ये भी हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच गवर्नमेंट स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। कौन सा इनमें से ऐसा है ऑप्शन जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है? क्या मेक इन इंडिया है? नहीं। क्या डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है? नहीं। मनरेगा, मनरेगा के नाम में ही रूरल आता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। Why is educated unemployment increasing in India? Now this is a very interesting question, very interesting. Educated unemployment क्यों बढ़ रहा है? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? अब आप सोचो, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? नहीं। एजुकेटेड लोगों का इससे क्या रिश्ता? इससे तो कोई रिश्ता ही नहीं है, कट करते हैं। हाई वेजेस इन द प्राइवेट सेक्टर, नहीं। हाई वेजेस होते तब तो लोगों को और अच्छा लगता। नो डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर। क्या स्किल्ड लेबर की डिमांड खत्म हो गई है मार्केट में? बिल्कुल नहीं, स्किल्ड लेबर अभी भी लोगों को चाहिए। प्रॉब्लम है स्किल जॉब मिसमैच। आप एजुकेटेड हो बट आप खुद को एजुकेटेड किस पैमाने पे कह रहे हो, किस बेसिस पे कह रहे हो? जस्ट बिकॉज यू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री? नो। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है बट जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग? क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज स्किल जॉब मिसमैच है, बहुत बड़ा मिसमैच है एक्चुअली। All right. Next question. What do we have? Which of the following is a major reason for low female labor force participation? Again, very interesting questions. ठीक है, क्या रीजन है कि इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है? क्यों औरतें, क्यों महिलाएं जो हैं वो कम काम करती हैं? हाई वेजेस फॉर वुमेन, नहीं जी गलत है। हाई वेजेस होते तब तो ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज, बिल्कुल गलत है। अर्बन एरियाज में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है,
अर्बन एरियाज में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। इसी पे मुझे एक और चीज याद आई, आई विल डिस्कस आफ्टर दिस क्वेश्चन। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन हायरिंग वुमेन, नहीं जी, सरकार तो मना नहीं कर रही, सरकार तो प्रमोट करती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सोसाइटल नॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़कों को जनरली प्रेफरेंस दी जाती है बहुत सारे जॉब्स में, और सोसाइटी का नॉर्म रहा है हमेशा से, ऐसा रहा है कि उन्हें कम जॉब्स दी जाती हैं फीमेल को। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक कि रूरल इंडिया में वुमेन ज्यादा काम करती हैं, रूरल इंडिया में वुमेन ज्यादा काम करती हैं, या फिर अर्बन इंडिया में, अर्बन इंडिया में महिलाओं को जो है ज्यादा काम कहाँ पे मिल रहा है देश में? क्या गांव में उन्हें ज्यादा काम मिल रहा है या शहर में? यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। इफ यू आर सेइंग कि शहर में ज्यादा काम मिल रहा है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। शहर में महिलाओं को कम काम मिलता है एज कंपेयर टू गांव। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? नाउ फर्स्ट थिंग इज, रूरल इंडिया में क्या है? सबसे पहली चीज, उन्हें नीड है, वुमेन आर मोर नीडी, उन्हें जरूरत है काम करने की, इसलिए वो ज्यादा काम करती हैं। सेकंड थिंग इज, वहां पे इस तरीके के काम अवेलेबल हैं जो कि उनके स्किल्स से बहुत इजीली मैच कर जाते हैं, स्किल्स से उनके मैच कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर इज देयर। ठीक है, एग्रीकल्चर इज कंसिडरेबली लो स्किल्ड वर्क। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर आप इंडस्ट्रीज या टेक्नोलॉजी को देखो, तो एग्रीकल्चर में थोड़ी कम स्किल्स लगती हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं। रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल, पशुपालन। ठीक है, पशुओं का ध्यान रखना, गाय पालन, ठीक है, ऐसी चीजें, मछली पालन, ऐसी चीजें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है रूरल इंडिया में उन्हें ज्यादा काम मिलता है आज की डेट में। ठीक है, दिस वाज एक्चुअली अ ट्रिक क्वेश्चन। ये मैंने कुछ साल पहले किसी एक बुक में पढ़ा था, एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड टू रीड दिस। सो आई थिंक आपको ये मालूम होना चाहिए। Alright, next. Which of the following sectors is growing the fastest in employment generation? कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहा है? ठीक है, कहाँ सबसे ज्यादा है ये सवाल नहीं है, कौन क्रिएट कर रहा है सबसे ज्यादा? एग्रीकल्चर भी नो कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं, 45 to 50% लोग यहाँ पे हैं, बट इट इज ऑन अ डिक्लाइन। पहले 65% हुआ करते थे, अभी सिर्फ 50% बचे हैं, तो ये गिर रहा है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग मोर और लेस 20, 25, 30% के आसपास पे ये चलता रहता है, तो सो दिस इज स्टैग्नेंट एक तरीके से। ठीक है, दिस इज स्टैग्नेंट। सबसे ज्यादा तेज कौन बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा तेज बढ़ रहा है सर्विसेज। जो भी लोग एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं, मेजोरिटी लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? सर्विसेज में शिफ्ट कर रहे हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन है? सर्विसेज। माइनिंग इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, माइनिंग ज्यादा नहीं है इंडिया में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मेजर रीजन व्हाई मेनी इंडियन वर्कर्स रिमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, क्यों है ऐसा? एक ऐसा मेजर रीजन बताइए कि क्यों इंडिया के लोग जो है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं। क्या बेटर वर्किंग कंडीशंस है? नो। हायर वेजेस देन फॉर्मल जॉब्स? नो। क्या सरकारी जॉब से ज्यादा पैसे हैं? बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन? क्या लीगल प्रोटेक्शन है, आप उन्हें जॉब से नहीं निकाल सकते? नहीं, गलत बात। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? इजी एंट्री एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक इनफॉर्मल जॉब लेना ज्यादा आसान है, ठीक है, एज कंपेयर टू अ फॉर्मल जॉब। इसके लिए ज्यादातर लोग वहां पे। ऑल राइट, सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ इंडिया's total labor force is 500 million and 50 million people are unemployed, what is the unemployment rate? Now this is very interesting. Unemployment rate हम कैसे निकालेंगे? Unemployment rate निकालते हैं जरा फटाफट से। Unemployment rate equals to अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है, अपॉन टोटल लेबर फोर्स, लेबर फोर्स टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ऑब्वियसली वी नीड इट इन परसेंटेज। तो हमारे पास कितना आएगा? अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं? 50 मिलियन। टोटल लोग कितने हैं? 500 मिलियन। लेबर फोर्स इनटू 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%। ऑल राइट, नेक्स्ट। इफ अ कंट्री हैज 100 मिलियन वर्कर्स एंड ओनली 80 मिलियन आर एम्प्लॉयड, व्हाट इज द वर्क पार्टिसिपेशन रेट? 100 मिलियन लोग हैं, 80 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज हो गया हमारे पास? वी हैव 80%। यस राइट, वी हैव 80%। 100 मिलियन लोग हैं, कैसे निकाला हमने? ठीक है, WPR इक्वल्स टू एम्प्लॉयड पीपल अपॉन टोटल वर्कर्स इनटू 100। ठीक है, टोटल वर्कर्स इनटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा 80/100 इनटू 100। तो वी हैव द आंसर 80%। ऑल राइट, thank you so much for watching this video. Keep watching LifeShelp Academy courses. If you want to get into a top tier college, you can contact us on the number given below. Thank you.